हेलो स्टूडेंट्स, कल जो मैंने बताया था कुछ क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवाया था। ये जो कम्प्लेक्स नंबर का जो अलजेब्रिक ऑपरेशंस है उससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, है ना। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को वो सारे के सारे सॉल्यूशंस क्वेश्चंस के समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो बेटा आज हम एक नया टॉपिक हम शुरू करें कम्प्लेक्स नंबर का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो है बेटा मॉडुलस, आर्ग्यूमेंट और कंजुगेट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। ये तीन टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अभी बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो बताना चाह रहा हूँ, पहला जो होगा हमारा मॉडुलस के बारे में बताने जा रहा हूँ बेटा। देखो मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस के बारे में बताने जा रहा हूँ मैं। अब यहाँ देखो मॉडुलस में हमारे पास ये इस तरह से लिया हमने, ये कोई नया चीज़ नहीं है बेटा, ये आप लोग पढ़ चुके हो पहले से, है ना। ये क्या होता था, हम लोग कार्टेशियन में हम लोग ने पढ़ा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग ने पढ़ा। ये क्या होता था, एक्स एक्सिस होता था, ये क्या होता था, वाई एक्सिस होता था। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या होगा, उसको शुरू करने से पहले हमको थोड़ा सा एक बताना पड़ेगा, कम्प्लेक्स प्लेन। थोड़ा देख लो बेटा, कम्प्लेक्स प्लेन, कम्प्लेक्स प्लेन और आर्गेंड प्लेन, ठीक है। इसको शुरू से इसको बताने से पहले थोड़ा ये समझ लो बेटा, ये आर्गेंड प्लेन होता क्या है ना। आर्गेंड प्लेन और कम्प्लेक्स प्लेन ये क्या होता है। द plane in which the complex number is represented, the plane in which the complex number is represented is called a complex plane, or argand plane। देख रहे बेटा यहाँ पर, द प्लेन, जिस प्लेन में हम लोग कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे प्लेन को हम लोग क्या बोलेंगे, कम्प्लेक्स प्लेन बोलेंगे या फिर आर्गेंड प्लेन बोलेंगे बेटा। ठीक है, अब देखो आर्गेंड प्लेन कैसे, अभी जो मैंने यहाँ बताया, यहाँ पर इस तरह से ये आपने पढ़ा होगा, 6th क्लास 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हो आप। ये क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये क्या होता है, एक्स एक्सिस, ये क्या होता है, वाई एक्सिस। लेकिन आर्गेंड प्लेन में हम लोग क्या करेंगे, ये होगा रियल एक्सिस, इसको बोलते हैं बेटा रियल एक्सिस, ये होगा रियल एक्सिस। और ये क्या होता है, इमेजिनरी एक्सिस, ये होता है इमेजिनरी एक्सिस। तो इमेजिनरी एक्सिस ये क्या है, पॉजिटिव, और ये जो इमेजिनरी एक्सिस है ये क्या होगा बेटा, नेगेटिव, है ना। ये पॉजिटिव इमेजिनरी, ये हमारे पास है पॉजिटिव, ये हमारे पास है पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस, और ये हो गया नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस। उसी तरह से रियल एक्सिस में क्या होगा, ये पॉजिटिव रियल एक्सिस हो गया, ये हो गया पॉजिटिव रियल एक्सिस, और ये हो गया नेगेटिव रियल एक्सिस, है ना। तो बिल्कुल पहले की तरह ही है। ये हमारा होता था, एक्स क्या होता था, पॉजिटिव होता था, एक्स इधर ये नेगेटिव होता था, इधर क्या होता, वाई ऊपर में पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव। तो इसमें क्या करेंगे, ये पॉजिटिव रियल एक्सिस होगा, और ये क्या होगा, पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस, और नीचे होगा नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस, और ये हो गया नेगेटिव रियल एक्सिस। तो बस इतना ध्यान रखना है कि इसमें रियल और इमेजिनरी चलता है। एक्स और वाई की जगह हम क्या बोलेंगे, रियल एक्सिस, और इसको बोलेंगे इमेजिनरी एक्सिस, है ना। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, मान लिया हमने एक कम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, z इक्वल टू एक्स प्लस आई ओटा वाई। तो z इक्वल टू एक्स प्लस आई ओटा वाई, तो हमने क्या बताया था कि इसको हम लोग इस तरह से कोऑर्डिनेट फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं, इस तरह से, है ना, इस तरह से लिख सकते हैं।
तो अब यहाँ देखो, मान लिया हमारे पास ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है z, और इसको हमने क्या किया, p से रिप्रेजेंट किया। अब क्या करेंगे, इसको इससे ज्वाइन कर देंगे, ओरिजिन से ज्वाइन कर देंगे, इसको बोलते हैं बेटा ओरिजिन, है ना। और ये हमारे पास है, इसको यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स है, ये कितना हो जाएगा xy, है ना। इसी xy को हम ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस आयोटा y लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसमें देखो ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा बेटा, ये x होगा, ये आपने पढ़ा होगा बिल्कुल, है ना, कोऑर्डिनेट में पढ़ा होगा आपने। अब ये x हो गया, ये कितना हो गया, ये y हो गया, इस तरह से क्या हो गया, ये y हो गया। अब ये देखो पाइथागोरस थ्योरम से ये क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा, ये 90 डिग्री है ना, ये क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें क्या होगा, बेस ये हो गया परपेंडिकुलर, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, इसको हम लोग r से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये किसके बराबर होगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। पाइथागोरस थ्योरम से बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, है ना। तो इसमें जो है मॉडुलस आर हम लोग किसको बोलते हैं, इस तरह से मॉड आर को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका मतलब क्या होता है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर अंडर रूट, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, ये क्या होता है, ये रियल होता है बेटा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, रियल वैल्यू आएगा, ये हमेशा रियल वैल्यू आएगा। और z इक्वल टू r is called modulus of z। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, मॉडुलस बोलते हैं, है ना। तो मॉडुलस क्या होता है, रियल वैल्यू आएगा, क्या होगा, रियल वैल्यू आएगा, उसमें कोई इमेजिनरी रहेगा। जब भी इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2, 3, 5, 6 माइनस ये, और नेगेटिव भी नहीं आएगा, याद रखना हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव रियल वैल्यू आएगा, क्या आएगा, पॉजिटिव रियल वैल्यू आएगा, नेगेटिव भी नहीं आ सकता है क्योंकि ये अंडर रूट में, ये रूट के अंदर है। तो बेटा समझ में आएगा कि मॉडुलस किसको बोलते हैं। अच्छा, इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन z इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। अब हमको क्या बताना है, इसका मॉडुलस फाइंड करना है। तो मॉडुलस कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे देखो, मॉड इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट, तो यहाँ पर 4 प्लस 9 अंडर रूट इक्वल टू कितना हो गया, 13 हो गया। ये इसका मॉड कहलाएगा, इसी को हम लोग r भी लिख सकते हैं, है ना। तो इस तरह से बेटा हम लोग इसका मोड फाइंड करते हैं। अच्छा, जो मोड हमने बताया कि जो मोड हम इस तरह से फाइंड करते हैं, ये हमारा हो गया इस तरह से, तो p हो गया। तो ये हमको कैसे लिखेंगे, इसको इस तरह से लिखेंगे, 2, 3 लिखेंगे, है ना। तो ये कितना हो गया, 2 हो गया। इसको डायग्राम में हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं, ये हो गया 3। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, z मॉड इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 अंडर रूट, वो किसके बराबर होगा, 13 के बराबर होगा। ये किसके बराबर होगा, 13 के बराबर। तो 13 क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से P का डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, मोड बोलते हैं, मोड ऑफ z, इस तरह से। तो नोट यहां पर लिख देता हूं बेटा, ये नोट क्या है, z इक्वल टू r is the distance of z from origin, ये समझ में आ गया बेटा। तो मोड किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो हम मोड निकालते हैं बेटा, वो कुछ भी नहीं होता, वो क्या होता है, डिस्टेंस होता है। कहाँ से, ओरिजिन से डिस्टेंस होता है, उसको हम लोग मोड कहते हैं। इससे कुछ प्रॉपर्टीज भी है, वो हम बाद में बताएंगे, ठीक है। ये तो हमने बताया मोड के बारे में। अब हमारे पास जो दूसरा जो टॉपिक है मोड के बाद, अब उसमें मोड के बाद जो दूसरा है आर्ग्यूमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बेटा। तो आर्ग्यूमेंट के बारे में कैसे, देखो आप, आर्ग्यूमेंट, नेक्स्ट टॉपिक है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड, आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड, ठीक है। अब आर्ग्यूमेंट क्या होता है वो भी देखो।
यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम बड़ा बनाएंगे बेटा तो अच्छे से समझ में आएगा। हमने एक एग्जाम्पल लिया ऐसे करके, ये P हो गया हमारे पास, ये P हो गया, ठीक है। यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ठीक है। अब ये इसका कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई, तो यहाँ से ये तक ये तो समझ में आएगा, ये x होगा, ये y होगा, ठीक है। अच्छा, तो आर्ग्यूमेंट क्या होता है, यहाँ से जो एंगल होता है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से जो ये एंगल बनाता है उसको बोलते हैं हम लोग आर्ग्यूमेंट, है ना। तो ये क्या हो गया बेटा, रियल एक्सिस हो गया, ये हो गया रियल एक्सिस, ये हो गया रियल एक्सिस। अब यहां पे देखो आर्ग्यूमेंट क्या होता है, इट इज द एंगल, इट इज द एंगल मेड बाय, इट इज द एंगल मेड बाय, it is the angle made by OP with positive direction, positive direction, it is the angle made by OP with positive direction of real axis, real axis is called an argument, is called an argument of complex number, of complex number, of complex number z, ठीक है बेटा। वो लिखवाया मैंने, कहने का मतलब है OP जैसे हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको हमने इस तरह से पॉइंट से रिप्रेजेंट किया, P से रिप्रेजेंट किया, तो P को हम क्या करेंगे, ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे। इस तरह से हमने ज्वाइन कर दिया तो हमारे पास एक लाइन सेगमेंट मिला, वो लाइन सेगमेंट क्या मिला बेटा, OP मिला। तो OP जो है रियल एक्सिस से, रियल एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस, ये अब ये रियल एक्सिस तो ये भी है लेकिन क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन है, ये नेगेटिव डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल बनाता है दैट इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट। क्या बोलेंगे बेटा, उसको आर्ग्यूमेंट बोलेंगे, है ना। तो समझ में आएगा आर्ग्यूमेंट किसको बोलते हैं। अब यहां देखो आर्ग्यूमेंट हम लोग निकालते कैसे हैं, यहां पे देखो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड हम लोग लिखते कैसे हैं। तो सबसे पहले यहां देखो, ये हमारे पास क्या हो गया x, और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, लेंथ y हो गया, ठीक है। अब यहां पर देखो tan थीटा, tan थीटा हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो हमारे पास कितना हो गया, परपेंडिकुलर y अपॉन x हो गया, ये y अपॉन x हो गया। देयरफॉर थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा tan, जब tan को इधर लाएंगे तो tan इनवर्स बन जाता है बेटा, tan इनवर्स y अपॉन x हो गया। तो ये जो थीटा है, इसी थीटा को हम लोग बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। इसको ऐसा न लिख करके, इसी को हम लोग बोलेंगे आर्ग्यूमेंट, इसी को बोलेंगे हम लोग आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ठीक है। अगर जेड हमारे पास इस तरह से रहा तो, अगर जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा हुआ तो इसका आर्ग्यूमेंट हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं बेटा, ठीक है। अब आर्ग्यूमेंट है, हमने आर्ग्यूमेंट के बारे में बताया, tan इनवर्स y अपॉन x। अब जो आर्ग्यूमेंट हो सकता है बहुत सारे हो सकते हैं, कोई एक नहीं होगा, बहुत सारे हो सकते हैं। कैसे अब हम लोग आएंगे बेटा ट्रिग्नोमेट्री में आएंगे। अब ट्रिग्नोमेट्री में आएंगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, तो ट्रिग्नोमेट्री में कैसे पढ़ते हैं हम लोग, कैसे वो मैं बताने जा रहा हूँ। देखो आप, जैसे ये हुआ हमारे पास, ये हुआ, अगर हम क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर इस तरह से ऐसा, तो मान लिया ये एंगल हमारे पास कितना है, 30 डिग्री हुआ। अगर हम क्या करेंगे, यहाँ से मूव करेंगे, यहाँ से मूव करके फिर से कंप्लीट, मतलब यहाँ से मूव करके फिर से वहीं पर आएंगे, तो कितना एंगल होगा बेटा यहाँ पर, तो 30 प्लस 360, तो कितना हो जाएगा बेटा, ये 390 डिग्री। तो कहने का मतलब है ये हमारे पास 30 पहले से, उसके बाद हम क्या करेंगे 360 और मूव करेंगे तो हमारे पास एंगल कितना हो जाएगा, 390 डिग्री होगा पूरा कंप्लीट।
है ना। तो 390 का वैल्यू, 30 डिग्री का वैल्यू सबका क्या होगा बेटा, सेम होगा। सबका आर्ग्यूमेंट देखा जाए तो सबका सेम ही आएगा। उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंट आर्ग्यूमेंट निकल रहा, लेकिन वैल्यू क्या होगा, सबका सेम होगा। ये आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है ना। तो क्योंकि ये जो भी हमारे पास होता है ना, तो एक बार और हम अच्छे समझ लेते हैं यहाँ पर डायग्राम में फिर से। यहाँ पर देखो फिर से, ये हमने लिया यहाँ पर, ये हम यहाँ पर अभी कितना है, 30 डिग्री है आर्ग्यूमेंट। अच्छा, यहाँ से मूव करके फिर से हम पूरा कंप्लीट मूव करेंगे तो कितना एंगल चला, 30 तो पहले से था, तो 360 और मूव किया तो कितना हो जाएगा, ये 390 डिग्री अभी मैंने बताया 390। उसके बाद फिर से हम लोग यहाँ मूव करेंगे 360, फिर हम लोग प्लस कर देंगे, तो 360 और प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना होगा, इसी में 360 और प्लस करते चले जाएंगे, 390 डिग्री प्लस 360, तो यहाँ पर 750 डिग्री, तो ये हो गया 750 डिग्री अगर हम दो बार घूमेंगे तो उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का देख रहे हो, डिफरेंट 30 डिग्री ये भी आर्ग्यूमेंट है, 390 ये भी आर्ग्यूमेंट है उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो 750 वो भी क्या है, उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट है। तो आर्ग्यूमेंट देख रहे हो बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। तो आर्ग्यूमेंट क्या होता है, बहुत सारे हो सकते हैं। तो इसमें हम कुछ नोट्स लिखवा रहे हैं बेटा, ताकि अच्छे से जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करो तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व करो और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो इसमें देखो नोट, आर्ग्यूमेंट में भी, आर्ग्यूमेंट आर मेनी, argument are many if theta is the argument, if theta is the argument of the complex number of the complex number z equal to x plus iota y, then 2n pi plus theta are also the arguments of same complex number, of same complex number z। वही चीज मैं लिखवाया, जो मैंने अभी समझाया उसी को हमने क्या किया बेटा, वर्ड्स में हमने लिखवाया, है ना। तो है ना, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल समझ में आ गया होगा। वो मैंने आपको डायग्राम में समझाया और ये क्या, उसी चीज को हमने वर्ड्स में लिखवाया, है ना। तो वही चीज है। तो आर्ग्यूमेंट के बारे में मैंने बताया। अब हम आते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, अच्छा इससे हम क्या कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और भी अच्छे समझ में आएगा बेटा, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल देखो बेटा, एग्जाम्पल मान लिया हमारे पास z है, z हमने लिया 1 प्लस √3 आयोटा, 1 प्लस √3 आयोटा हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इसका बेटा आर्ग्यूमेंट निकालना है, तो इसका आर्ग्यूमेंट हम कैसे निकालेंगे, है ना। तो इसका आर्ग्यूमेंट कैसे निकालेंगे, अगर हम कंपेयर करेंगे इससे z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, जब हम कंपेयर करेंगे तो x कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, y कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। और हम लोग आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए इस तरह से करते हैं, tan थीटा इक्वल टू y अपॉन एक्स। तो y अपॉन एक्स को हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं, y का मतलब क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन में रियल पार्ट ऑफ z। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं बेटा। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z हमारे पास कितना हो जाएगा, √3 हो गया। ये सब हम पहले बता चुके हैं। अच्छा, रियल पार्ट ऑफ z कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू √3, अब tan थीटा इक्वल टू √3, तो बताओ tan थीटा में किसका वैल्यू √3 होता है, तो tan 60 डिग्री
तो क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पर tan 60 डिग्री, तो पाई अपॉन 3। देयरफॉर हमारे पास क्या हुआ, देयरफॉर थीटा इक्वल टू पाई अपॉन 3। पाई अपॉन 3 क्या हो गया बेटा, आर्ग्यूमेंट हो गया, है ना, इट इज द आर्ग्यूमेंट। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ऐसे लिखेंगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल टू पाई अपॉन 3 हो गया। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हमने फाइंड किया। ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा 1, देखो 1 और √3 है ना, यहाँ पर रियल पार्ट ऑफ z वो भी पॉजिटिव है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z वो भी क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पर ये मतलब पॉजिटिव, ये पॉजिटिव रहेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव तो क्या सेकंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव नेगेटिव तो थर्ड क्वाड्रेंट में, अच्छा पॉजिटिव नेगेटिव तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना। तो इसका जो वैल्यू इस तरह से ही रहेगा। तो आर्ग्यूमेंट समझ में आ गया बेटा। अब हम आते हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। अब हम आगे आते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट, इसी को हम लोग बोल सकते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, ठीक है बेटा, एम्पलीट्यूड, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट जिसको बोलते हैं हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है, इफ थीटा लाइज in the interval, if theta lies in the interval minus pi, है ना, minus pi to pi, if theta lies in the interval minus pi to pi, then the value of theta, then the value of theta is called, then the value of theta is called principal value of argument, principal value of argument or amplitude, amplitude, ठीक है बेटा। अब यहां पर देखो ये माइनस पाई से लेकर पाई के बीच में, माइनस पाई से लेकर पाई के बीच का मतलब ये हुआ कि इस तरह से, यहां पर देखो 0 से लेकर के इस तरह से, इधर से हम ऐसे लेंगे और इधर से इस तरह से लेंगे, ऐसा, ठीक है। तो अगर मान लो अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है ना, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में तो इधर से लेंगे और यदि ये फोर्थ और थर्ड क्वाड्रेंट में तो इधर से लेंगे, है ना। तो कहने का मतलब है अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर ये पॉजिटिव है तो हमारे पास थीटा यहाँ पर रहेगा, और अगर नेगेटिव है पॉजिटिव है तो यहाँ पर इसका आर्ग्यूमेंट क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या कहलाएगा, पाई माइनस थीटा। और यदि नेगेटिव और नेगेटिव है तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस पाई माइनस थीटा, वही रहेगा लेकिन इधर से लेंगे इसलिए नेगेटिव आ जाता है, और इधर से हम अगर यहाँ पर है पॉजिटिव और नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या लेंगे बेटा, माइनस थीटा। तो ध्यान रखना इस चीज़ को, है ना। कहने का मतलब है कि इस तरह से अगर मान लो हमारे पास यहाँ पर 2 3 है, हमारे पास z इक्वल टू 2 + 3 आयोटा है, तो सीधी सी बात है इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट होगा, जिसका एम्पलीट्यूड होगा वो किस में होगा, फर्स्ट में आएगा, है ना। क्योंकि देखो अगर फर्स्ट सेकेंड में तो इधर से लेंगे, तो इधर से लेंगे तो क्या होता है, पॉजिटिव। ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा बेटा, जब इधर से मूव करते हैं तो नेगेटिव लेते हैं, इधर से मूव करते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं। ये क्या हो गया हमारे पास, एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज हम मूव करते हैं तो है ना पॉजिटिव होता है, और जब क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो नेगेटिव होता है। ध्यान रखना इस चीज़ को, बस वही कॉन्सेप्ट है। जब इधर से मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस, है ना, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर से मूव करेंगे तो यहाँ थीटा है, माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे तो और अभी अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। इसको मिटा दो बेटा मैं, ठीक है ना। अच्छा, इसमें कुछ नोट लिख दे रहा हूं मैं, नोट। अब इसमें नोट क्या है, नोट क्या है, इफ
if z lies in first and second quadrant, if z lies in first and second quadrant, then principal value of argument are theta and pi minus theta respectively. ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट डाल दिया बेटा हमने, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट, इफ z lies in third and fourth quadrant, then theta, then principal value argument, then principal value of argument are minus pi minus theta and minus theta respectively. ये है बेटा, है ना, प्रिंसिपल वैल्यू आर्गुमेंट के दो नोट्स हैं, है ना, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो इसके बाद, अच्छा एक चीज़ और समझो, आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड में क्या अंतर है। आर्ग्यूमेंट देखो बहुत सारे हो सकते हैं, है ना, आर्ग्यूमेंट देखो मैंने बताया बहुत सारे हो सकते हैं, है ना, अभी मैंने एग्जाम्पल बताया 30 हो गया, 390 हो गया, ये सब क्या हुआ, आर्ग्यूमेंट्स हो गए सेम कम्प्लेक्स नंबर का। अच्छा एम्पलीट्यूड क्या होगा बेटा, एम्पलीट्यूड का मतलब जब प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट वैल्यू रहेगा, जब प्रिंसिपल वैल्यू आर्ग्यूमेंट रहेगा तभी जाकर उसको हम एम्पलीट्यूड बोलेंगे, है ना। तो याद रखना, सारे थीटा का सारे वैल्यू को हम एम्पलीट्यूड नहीं बोल सकते हैं, जब प्रिंसिपल वैल्यू आर्ग्यूमेंट रहेगा तो उसको हम लोग एम्पलीट्यूड बोलेंगे। और आर्ग्यूमेंट तो हम किसी को भी बोल सकते हैं, आर्ग्यूमेंट हम किसी को बोल सकते हैं, लेकिन एम्पलीट्यूड तभी बोलेंगे जब वो प्रिंसिपल वैल्यू आर्ग्यूमेंट रहेगा, तभी जाके हम उसको हम एम्पलीट्यूड बोलेंगे, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद है लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट, वो भी मैं समझा दो बेटा, देखो लीस्ट वैल्यू आर्ग्यूमेंट, लीस्ट वैल्यू आर्ग्यूमेंट। अब देखो बेटा यहां पर, इफ थीटा लाइज इन 0 to 2 pi, if theta lies in 0 to 2 pi, then theta is called the least value of argument, बेटा देखो, है ना। अब लिस्ट वैल्यू आर्ग्यूमेंट क्या होगा यहाँ पर देखो 0 to 2 पाई, तो ध्यान रखना बेटा, ये ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ, इसमें देखो 2 पाई का मतलब देख रहे हो यहाँ पर 2 पाई, यहाँ पर क्या क्लोज है, 2 पाई क्लोज का मतलब क्या हुआ, 2 पाई को शामिल किया गया है ना, मतलब 2 पाई लेंगे, लेकिन यहाँ पर 0 देख रहे हो, यहाँ पर ओपन है, मतलब 0 को शामिल नहीं करेंगे, मतलब 0 नहीं लेना है। 0 से 2 पाई के बीच में कुछ भी चलेगा, 0 से लेकर 2 पाई के बीच मतलब इस तरह से समझेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, लेकिन 0 नहीं लेंगे। 30 चलेगा, 45 डिग्री चलेगा, 90 चलेगा, है ना, 135 चलेगा, 270 चलेगा, है ना, लेकिन 2 पाई भी चलेगा, लेकिन 0 नहीं लेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारा एंगल होता है उसको बोलते हैं लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट बोलेंगे। ठीक है बेटा। अच्छा इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक है कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट टॉपिक देखो बेटा, कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट
कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। अब कंजुगेट क्या होता है? कंजुगेट का मतलब ये हुआ कि जैसे देखो यहाँ पर डायग्राम में हम लोग समझेंगे, इस तरह से एक डायग्राम बनाया हमने, इस तरह से, है ना। तो डायग्राम बनाया, ये क्या हुआ? रियल एक्सिस होगा, ये क्या हो गया? इमेजिनरी एक्सिस हो गया। तो मान लिया हमारे पास इस तरह से एक पॉइंट हमने लिया P, ये हो गया एक्स वाई, ठीक है। तो इसी का रिफ्लेक्शन अलोंग एक्स, ये रिफ्लेक्शन अलोंग ये रियल एक्सिस। तो रियल एक्सिस पर जो रिफ्लेक्शन होगा, मतलब ये देखो डिस्टेंस, जो डिस्टेंस यहाँ है वही डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक होना चाहिए, ऐसा, ठीक है बेटा। तो इसका रिफ्लेक्शन अलोंग रियल एक्सिस, तो वो क्या होगा? इसका कंजुगेट कहलाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? x माइनस वाई, ये हो गया थीटा, ये हो जाएगा माइनस थीटा, ठीक है बेटा। तो ये P हो गया, तो इसको हमने मान लिया P डैश, मान लिया ये P डैश मान लिया, ठीक है। तो कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? इफ z इक्वल टू x प्लस आईओटा y, देन x माइनस आईओटा y इज कॉल्ड conjugate of a complex number z, and it is represented by z बार, ठीक है बेटा। अगर z x प्लस वाई है तो x माइनस आई उल्टा वाई, जो इमेजिनरी पार्ट है उसमें हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर ये माइनस रहेगा तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा तो माइनस होगा। तो हमारे पास z ये है, तो उसको क्या करेंगे बेटा? जो इमेजिनरी पार्ट है उसको हम लोग नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो हमको मिलेगा इसी को बोलते हैं कंजुगेट बोलेंगे। इसका z का कंजुगेट ये, इसका कंजुगेट ये, दोनों एक दूसरे का कंजुगेट कहलाता है बेटा। इज कॉल्ड कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z का क्या है? कंजुगेट है, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय z बार। z के ऊपर हम एक लाइन खींच देंगे तो क्या हो जाएगा? कंजुगेट को शो करता है, बेटा, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा नोट लिख देते हैं। नोट में क्या है? इट इज फाउंड just by multiplying it is found just by multiplying negative with imaginary part, ठीक है बेटा। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट में क्या होगा? इट इज द रिफ्लेक्शन of z along रियल एक्सिस, ये होगा बेटा, है ना। ये क्या होगा? अभी हमने बताया इस तरह से, ये हमने इस तरह से किया, है ना। ये हमारा हो गया, ये इसी का रिफ्लेक्शन है बेटा। ये मिरर समझ लो, ये मिरर, तो ये तुमने पढ़ा होगा फिजिक्स में। अगर ये मिरर है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस वही होता है ना, जो हमारा इमेज का मिरर से होता है ना। तो वही हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया।
तो वही रिफ्लेक्शन हो गया बेटा। तो कहने का मतलब है अगर ये z इक्वल टू अगर x प्लस आयोटा वाई हो गया तो ये z बार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, जो इमेजरी पार्ट है उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो ना, क्या हो जाएगा आयोटा वाई, है ना। तो इस तरह से हम लोग कंजुगेट हम लोग फाइंड करते हैं। तो एक हम क्वेश्चन लेंगे ना बेटा, तो सारे के सारे पूरा अच्छे से समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या होता है। क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। ये हमने क्या बताया, ये सिर्फ हमने आपको थ्योरी पार्ट बताया बेटा, ये थ्योरी पार्ट बताया। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको है ना सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, जो अभी थ्योरी पार्ट बताया उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो फर्स्ट हमारे पास है a, इसको हमने मान लिया z इक्वल टू 1 प्लस रूट 3 आयोटा, 1 प्लस रूट 3 आयोटा। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे बेटा, मॉडुलस फाइंड करेंगे। तो मॉडुलस कैसे फाइंड करेंगे, इस तरह से मॉडुलस कहलाता है ना। यही हमारा क्या है, मॉडुलस, मॉडुलस है। और यहाँ हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, ये 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर, है ना। मतलब इस तरह से अगर हम फॉर्मूले के हिसाब से करें तो इस हिसाब से हम कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसे करके, या फिर इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स को हम कैसे लिखते हैं, रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर। तो ज़्यादा होगा ऐसे ही कर लो डायरेक्ट। तो x का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर। तो रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा बेटा, 3 हो जाएगा। तो 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4, और उसका रूट निकालेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो गया। ये क्या निकल गया, मॉडुलस। उसके बाद क्या चाहिए बेटा, आर्गुमेंट चाहिए। क्या चाहिए, आर्गुमेंट। अब हम लोग आर्गुमेंट कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग लेंगे टेन थीटा। तो टेन थीटा हमारे पास क्या होता है ना, y अपॉन एक्स, y अपॉन एक्स का मतलब इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन रियल पार्ट ऑफ जेड। तो टेन थीटा इक्वल टू इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड कितना है, रूट 3 है ना, अपॉन में कितना 1 है। तो देयरफॉर थीटा इक्वल टू ये किसके बराबर है, रूट 3 के बराबर है। तो रूट 3 के बराबर है तो थीटा कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री, पाई अपॉन 3 कितना हो जाएगा, ये पाई अपॉन 3। तो पाई अपॉन 3 हो जाएगा। तो पाई अपॉन 3 हो गया। देयरफॉर इसका जो आर्गुमेंट होगा बेटा, आर्गुमेंट ऑफ जेड, आर्गुमेंट ऑफ जेड को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू 2n पाई। अभी मैंने थ्योरी पार्ट बताया, 2n पाई प्लस थीटा मतलब पाई अपॉन 3। अभी मैंने बताया ना बेटा, आर्गुमेंट बहुत सारे हो सकते हैं, कोई एक नहीं होगा, बहुत सारे हो सकते हैं। ये क्या निकला बेटा, आर्गुमेंट निकल गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट कैसे, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट अभी हमने बताया, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट कहां से कहां तक होता है भाई, अगर फर्स्ट और सेकंड में है तो हम इधर से लेते हैं, और अगर फोर्थ और थर्ड में है तो हम क्या करेंगे बेटा, इधर से लेंगे। ये तो ध्यान रखना है इस चीज को। तो सीधी सी बात है, ये जो हमारे पास है 1 प्लस रूट 3 आयोटा, ये 1 प्लस रूट 3 आयोटा है। इसको अगर हम लोग कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं ऐसे करके। तो 1 रूट 3 हमारे पास किस में, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है। बिल्कुल, ये दोनों पॉजिटिव है, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो सीधी सी बात है, इधर से लेंगे, मतलब एक्यूट एंगल होगा, 0 से ज्यादा और 90 के बीच में होगा। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट क्या होगा बेटा, पाई अपॉन 3 हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद क्या है, लीस्ट वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट। तो लीस्ट वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट, लिस्ट वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट वो क्या होगा। अब लिस्ट वैल्यू आर्गुमेंट क्या होता है, लिस्ट वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट अभी हमने बताया थ्योरी पार्ट में, वो क्या था, 0 से लेकर के 2 पाई के बीच में, यहां से लेकर के यहां तक लेंगे, 0 से लेकर 2 पाई के बीच में लेंगे। तो बिल्कुल देखो, पाई अपॉन 3 0 से 2 पाई के बीच में आ रहा है बिल्कुल। तो लिस्ट वैल्यू आर्गुमेंट क्या हो जाएगा बेटा, पाई अपॉन 3 ही होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसको थोड़ा सा और भी लिख लेना बेटा, यहाँ पर n क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू इंटीजर। n क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, है ना। 1 2 3 4 क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझेंगे।
बी वाला क्वेश्चन, -1 प्लस √3 आयोटा। अच्छा, इसको हम क्या मान लेंगे, जेड मान लेंगे, -1 प्लस √3 आयोटा, ये हो गया। अब इसका मॉडुलस निकालेंगे बेटा, तो मॉडुलस कैसे निकालेंगे, मॉडुलस लिखो MODU, मॉडुलस इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, -1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा बेटा 4, इसका रूट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये मॉडुलस निकल गया। अच्छा, आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए हमारे पास क्या है, tan थीटा इक्वल टू इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन रियल पार्ट ऑफ जेड। तो इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड कितना है बेटा, √3 है, और रियल पार्ट ऑफ जेड कितना है, -1 है, तो ये कितना हो जाएगा, -√3, तो -√3 होगा। अच्छा, इसका हम क्या करते हैं, पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं, देयरफॉर tan थीटा इक्वल टू -√3, ये इसका मोड लेते हैं, तो कितना हो जाएगा बेटा, √3। अच्छा, tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू हमारे पास 60 डिग्री है, लेकिन ये जो हमारे पास जो जेड तुमको दिखाई दे रहा है, इसको अगर हम कोऑर्डिनेट्स में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, -1√3, है ना बेटा, -1√3। अब ये बताओ किस क्वाड्रेंट में आएगा, ये -1√3 किस क्वाड्रेंट में आएगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, सीधी सी बात है, वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा बेटा, ये किस में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। अब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो इसका मतलब है कि इसका आर्ग्यूमेंट कितना होना चाहिए, देयरफॉर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कितना हो जाएगा बेटा, सबसे पहले बात हमको सेकेंड क्वाड्रेंट में लाना है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाएंगे तो कैसे लाएंगे, तो यहाँ पर इसमें लाने के लिए हमने क्या बताया था, पाई माइनस थीटा हमारे पास कितना है, π/3 है, तो पाई माइनस π/3, तो कितना हो जाएगा 3π 2π/3, है ना। तो ये इस तरह से इसमें लाने के लिए हमारे पास कितना है, 2π/3 हो जाएगा यहाँ पर, अभी मैंने बताया 2π/3, तो 2π/3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2nπ प्लस 2π/3 n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये क्या हो गया बेटा, आर्ग्यूमेंट हो गया, ये क्या हो गया, आर्ग्यूमेंट हो गया। अब उसके बाद क्या फाइंड करना है, आर्ग्यूमेंट के बाद क्या बताना है, लिस्ट वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट, सॉरी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट का मतलब मैंने समझाया, प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब क्या होता है, अगर यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड में तो इधर से लेंगे, है ना, थर्ड और फोर्थ में लेंगे तो इधर से लेंगे, बस ये ध्यान रखना है। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या होगा बेटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 2π/3। लिस्ट वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट, लिस्ट वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट, लिस्ट वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या होगा यहाँ पर, 0 से लेकर के 2π के बीच में, तो 0 से लेकर 2π के बीच में हमारे पास क्या है 2π/3, मतलब ये कितना हो जाएगा, है ना। तो 180 में से 60 माइनस करो 120 होगा, तो 120 आ जाएगा इस तरह से, ठीक है, मतलब उसको सेटिस्फाई कर रहा है। ये समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, 1 माइनस √3 आयोटा, 1 माइनस √3 आयोटा, सी में 1 माइनस √3 आयोटा, 1 माइनस √3 आयोटा। सोल्यूशन करेंगे बेटा बिल्कुल पहले की तरह, ये हो गया z इक्वल टू 1 माइनस √3 आयोटा, ये हो गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका मोड निकालेंगे, मोड निकालते हैं, तो 1 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, है ना, इसमें कितना हो जाएगा 4, डायरेक्ट लिखते हो बेटा 2, क्योंकि हम ऐसा क्वेश्चन बहुत बता चुके हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब उसके बाद मोड तो निकल गया, मॉडुलस निकल गया, यहाँ पर लिख लो मॉडुलस इक्वल टू 2।
अच्छा आर्ग्यूमेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, टेन थीटा हमारे पास क्या, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन रियल पार्ट ऑफ जेड। ठीक है, तो इसमें इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कितना है, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं ना बेटा, माइनस इस तरह से क्वाड्रेंट फॉर्म में। तो इमेजिनरी पार्ट कितना, -√3 अपॉन 1 हो गया। अच्छा इसका अगर हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, √3 टेन थीटा। तो टेन थीटा, तो थीटा इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, बिल्कुल 60 डिग्री। लेकिन अब यहाँ पर देखो ये जो हमारा किस में होना चाहिए, x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, x पॉजिटिव और y नेगेटिव, ये हमारे पास किस में आएगा बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा ये। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा तो इसमें कैसे करेंगे यहाँ पर, therefore आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, क्या करेंगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कितना हो जाएगा, बिल्कुल ये देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो हम इधर से लेंगे माइनस थीटा, तो 2n पाई माइनस पाई अपॉन 3 हो जाएगा, जहां n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्या हो जाएगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड निकल गया। उसके बाद प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट है ना। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट में तब बताया, फर्स्ट सेकेंड में रहेगा इधर से होगा, और फोर्थ और थर्ड में रहेगा तो इधर से लेंगे, फोर्थ में है तो इधर से लेंगे, मतलब क्या हो जाएगा, -π/3 हो गया बेटा। लीस्ट वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट, लीस्ट वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट, लीस्ट वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। अब ये लीस्ट वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट मैंने क्या समझाया था, कहाँ से, 0 से लेकर 2π के बीच में होता है, 0 से लेकर 2π के बीच में होता है। तो यहाँ देखो ये फोर्थ है, हमको यहाँ पहुँचना है, तो यहाँ पहुँचने के लिए क्या करेंगे, कितना है π/6, तो यहाँ पहुँचने के लिए क्या करेंगे बेटा, 2π माइनस π/3 कर देंगे। तो 3 2 जा 6 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 5π/3। तो देखो 5/3 का मतलब देखो 5 × 180 है ना, अपॉन 3 कितना जाएगा बेटा, 60, और कितना हो जाएगा ये 300, बिल्कुल साफ दिख रहा है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो इस तरह से मालूम होना चाहिए, ये बेटा क्या है, पूरा ट्रिग्नोमेट्री पार्ट है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री अगर सही ढंग से पढ़े होगे तब ये बेटर तरीके से समझ में आएगा बेटा, ठीक है ना। और अगर मान लो आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी, है ना। और जब हम नेक्स्ट क्लास, जब हम ट्रिग्नोमेट्री जब हम स्टार्ट करेंगे तो ये सब चीज़ जब पढ़ोगे तो पूरा का पूरा सब समझ में आ जाएगा कैसे कैसे आता है, ठीक है। तो अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा होगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम इसमें हो सकती है, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है बेटा, है ना। तो ये ध्यान रखना, अगर इसमें लाना है तो 2π से माइनस कर देंगे, ठीक है। लिस्ट वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट हमारे पास कितना आ गया, 3 2 जा 6 में से कितना 5π/3, ये हो जाएगा 5π/3 हो गया बेटा, ठीक है। इसमें आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़े होगे तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आएगी, और जब हम ट्रिग्नोमेट्री हम कंप्लीट करेंगे तो ये आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, कहीं भी कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास -1 -√3 आयोटा, ठीक है। डी में -1 -√3 आयोटा, ठीक है। सोल्यूशन करेंगे, इसको जेड मान लेंगे, -1 -√3 आयोटा, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं ये। अब यहां पर देखो मॉडुलस ऑफ जेड, -1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, -√3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, यहाँ पर 4 अंडर रूट कितना हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा, ठीक है। मॉडुलस निकल गया। अब आर्गुमेंट के लिए क्या करेंगे, tan थीटा लेंगे, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कितना होगा -√3, रियल पार्ट ऑफ जेड कितना हो जाएगा -1, तो -1 यहीं पर कर दें कितना √3, तो थीटा इक्वल टू कितना π/3, ये भी 60 होगा ये भी 60 होगा। लेकिन अब यहाँ पर देखो ये किस में आ रहा है, थर्ड में आ रहा है,
ये नेगेटिव नेगेटिव किसमें, थर्ड में आ रहा है, तो थर्ड में आ रहा है तो इसमें थीटा का वैल्यू इधर से लेंगे, है ना। तो थीटा का वैल्यू इधर से लेंगे तो इस पे आर्ग्यूमेंट थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर लाएंगे तो मैंने क्या बताया था, इसमें लेंगे तो माइनस पाई माइनस थीटा, तो पाई यहाँ थीटा कितना बेटा, पाई अपॉन 3 है, तो माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 पाई, 3 पाई में से पाई जाए कितना बचेगा 2 पाई अपॉन 3, तो माइनस 2 पाई अपॉन 3। तो आर्ग्यूमेंट कितना हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, तो क्या कर देंगे 2n पाई यहाँ पर माइनस 2 पाई अपॉन 3 हो जाएगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड हो गया। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट, इसी को हम एम्पलीट्यूड जेड भी बोल सकते हैं, वो कितना हो जाएगा बेटा माइनस 2 पाई अपॉन 3 होगा। क्यों, क्योंकि इसमें तो थर्ड में तो इधर से लेंगे। अच्छा, लीस्ट वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट, लीस्ट वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट, लीस्ट वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट अब ये लिस्ट वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट, तो लिस्ट वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या होगा बेटा बताओ, यहाँ पर यहाँ लेंगे तो इधर से शुरू करते हैं बेटा, यहाँ पर यहाँ लाना है तो क्या करेंगे, ये हमारे पास थीटा पाई अपॉन 3 है, यहाँ पर लाने के लिए ये कितना है 6 डिग्री है, तो 180 से ज़्यादा लाने के लिए क्या करेंगे, पाई में से पाई अपॉन 3 प्लस कर देंगे, यहाँ से यहाँ मूव किया तो 180, उसमें और पाई अपॉन 3 प्लस कर देंगे, 3 पाई प्लस पाई कितना हो जाएगा ये 4 पाई अपॉन 3, ये क्या हो जाएगा ये 4 पाई अपॉन 3 क्या हो गया बेटा, ये लीस्ट वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट हो गया। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा इसमें कैसे करना है। ठीक है, ये तो हमने बताया बेटा, किसके बारे में बताया, आज के टॉपिक आपका क्या कंप्लीट हुआ है ना। आज मैंने क्या बताया, मॉडुलस बताया, आर्ग्यूमेंट बताया है ना, और प्रिंसिपल वैल्यू आर्ग्यूमेंट बताया, और लिस्ट वैल्यू आर्ग्यूमेंट बताया, एम्पलीट्यूड बताया, और क्या कंजुगेट भी बताया। अच्छा, कंजुगेट से रिलेटेड क्वेश्चन अभी तक नहीं बताया मैंने, तो देखो बेटा कंजुगेट से रिलेटेड क्वेश्चन में कुछ बता रहा हूं तो ध्यान देना। क्वेश्चन है क्वेश्चन 1, फाइंड conjugate of z equal to -3 प्लस 5 आयोटा। अब बेटा इसका कंजुगेट फाइंड करना है, तो इसका कंजुगेट फाइंड करना है तो कैसे कंजुगेट फाइंड करेंगे, यहां पर देखोगे आप सॉल्यूशन देखो बेटा, यहां पर सॉल्यूशन, तो यहाँ पर z इक्वल टू -3 प्लस 5 आयोटा, तो इसका कंजुगेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ हमने क्या बताया, जो भी इमेजिनरी पार्ट है उसको क्या कर दो, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी इमेजिनरी पार्ट है उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -5 आयोटा हो गया, ये इसका कंजुगेट हो गया, है ना। तो ये तो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ भी हमको तो नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। एक क्वेश्चन मैंने बता दिया है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन सेकेंड, इसको ऐसे कर दे रहे, क्वेश्चन सेकेंड लेते हैं बेटा, फाइंड कंजुगेट ऑफ z इक्वल टू -3 -5 आयोटा, इसका कंजुगेट फाइंड करना है। तो इसका कंजुगेट कैसे फाइंड करेंगे, बहुत ही सिंपल है, सॉल्यूशन देखो है ना। तो यहाँ पर z कंजुगेट का हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, z के ऊपर z बार डालते हैं, तो z के ऊपर z बार डाल दे क्या जो कंजुगेट हो जाएगा, इक्वल टू -3, जो इमेजिनरी पार्ट है उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा बेटा 5 आयोटा, ये क्या हो गया कंजुगेट हो गया। ठीक है, तो अब मैं समझता हूँ कि ये आपको कंजुगेट भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, कंजुगेट का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, आर्ग्यूमेंट का
और एम्पलीट्यूड का हो गया होगा, लिस्ट वैल्यू आर्ग्यूमेंट, ये सब सारे आपके कंप्लीट हो गए बेटा, ठीक है। और उस टॉपिक से रिलेटेड हमने बहुत सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किया, तो मैं समझता हूँ आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग इसके बाद हम कुछ नया टॉपिक शुरू करेंगे। नया टॉपिक हमारे पास है, देख लो, ज्योमेट्री रिप्रेजेंटेशन, डिफरेंट फॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए complex number in different forms, तो बेटा complex number, representation of a complex number in different form, यहां पर थोड़ा देख लो बेटा, in different form, तो डिफरेंट फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ये हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो अब देखो बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसको रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं, है ना। तो पहला तरीका जो अभी हम लोग पढ़ा, ये क्या जनरल फॉर्म हो गया, है ना, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। ये क्या कार्टेशियन फॉर्म हो गया, ये कार्टेशियन फॉर्म हो गया। ये तो अभी हम लोग पढ़ते चले जा रहे हैं, शुरू से पढ़ते चले जा रहे हैं। इसके और भी दूसरे टाइप है ना, पोलर फॉर्म हो गया, ट्रिमेटिक फॉर्म हो गया, फिर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। 3 तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तीनों पढ़ना बहुत जरूरी है बेटा, है ना। क्योंकि जब जेईई मेंस और एडवांस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कभी कभी एक ही फॉर्म में अगर आप सॉल्व करना चाहोगे तो बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो उसको अगर हम नेक्स्ट फॉर्म में अगर हम चेंज करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाता है। ध्यान रखना इस चीज़ को। कैसे, देखो, तो पहला जो हम बताने जा रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म जो है, फर्स्ट फॉर्म हमारा है कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म इसी को बोलते हैं ज्योमेट्रिकल फॉर्म, ज्योमेट्रिकल फॉर्म ऑफ, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ही बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं बेटा इसको, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कैसे, ये हो गया z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। इसका हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। ये x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, है ना। और हम लोग ने यही पढ़ा है कि ये इस तरह से पढ़ चुके हैं हम लोग। मॉडुलस के बारे में पढ़ा हमने, आर्ग्यूमेंट ऑफ z भी हमने पढ़ा, है ना। तो इसमें देखो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स इसमें y अपॉन x। अब इस पर कंफ्यूज मत होना बेटा, यहाँ पर ये क्या, ये कैसे आया, ये देखो tan थीटा इक्वल टू y अपॉन x हम बता चुके हैं। थीटा इक्वल टू जब इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा बेटा, ये tan इनवर्स y अपॉन x बन जाता है। वही चीज़ है ना। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है ना। तो ये सब सारी चीज़ है, ये इसी को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म और ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको समझाया बेटा, ठीक है ना। अच्छा, इसी का थोड़ा सा नोट देख लो। नोट में, नोट फर्स्ट, नोट फर्स्ट, इफ z1 and z2, if z1 and z2 are two complex number, if z1 and z2 are two complex number, then distance between z1 and z2
is represented by z1 माइनस z2। ठीक है बेटा, अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, z1 और z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उन दोनों के बीच का जो हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, z1 माइनस z2, z1 z2 को माइनस करो और उसका मोड निकाल दो, क्या हो जाएगा बेटा, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकलेगा। अच्छा, सेकेंड पॉइंट है z माइनस z0 इक्वल टू r। यहां पे लिखेंगे बेटा इफ देन it represents a circle with center this and radius r। ध्यान रखना बेटा, जब भी अगर ऐसा लिखेंगे, है ना, इस फॉर्म में अगर कुछ भी रहेगा तो अगर इस फॉर्म में रहेगा तो क्या होता है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, सर्कल को शो करता है जिसका ये सेंटर ये रहता है और रेडियस r होता है। अगर हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लिया हमने लिया यहाँ पर z माइनस हमने लिया 3 आयोटा इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या होगा बेटा, ये जो होगा हमारे पास, ये क्या सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर कितना है, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, z माइनस 0 प्लस 3 आयोटा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल टू 5। अब इसका मतलब सेंटर क्या हो जाएगा बेटा, ये सेंटर हमारा हो जाएगा 0 3। इसका सेंटर कितना हो जाएगा, 0 3 हो जाएगा, और इसका रेडियस कितना हो जाएगा बेटा, 5। अगर इसको हम लोग ड्राउ करेंगे तो इसको ड्राउ कैसे करेंगे, ये सर्कल हो गया, ये हमारे पास सर्कल हो गया जिसका सेंटर हमारे पास ये हो गया 0 3। तो ये 0 3 का मतलब इस तरह से, और रेडियस कितना हो जाएगा 5, है ना, तो रेडियस हमारे पास 5 होगा। तो ये सेंटर हमारे पास 0 3, रेडियस कितना हो गया 5, मतलब ये डिस्टेंस इस तरह से, तो इस तरह से होगा हमारे पास, ये हो गया सेंटर 0 3 और रेडियस कितना होगा बेटा 5। ऐसा ये सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, ध्यान रखना इस चीज़ को, हम और भी आगे इसके बारे में और अच्छे से डिटेल में बताएंगे। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। अच्छा, इससे रिलेटेड हम कुछ और भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। हम क्या करेंगे इसमें, देखो फाइंड द लोकस ऑफ, इसका लोकस फाइंड करना है, तो इसका लोकस कैसे फाइंड करेंगे, देखो है ना, इसका लोकस, तो सॉल्यूशन देखो बेटा, यहाँ पर सॉल्यूशन, यहाँ पर लेट z इक्वल टू हम मान लेते हैं x प्लस आयोटा y। हम क्या मान लेते हैं, z इक्वल टू x प्लस आयोटा y हम लेट कर लेते हैं, ठीक है, तो लेट कर लेते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे, वैल्यू पुट करो, देयरफॉर यहाँ वैल्यू पुट करेंगे z के जगह पर x प्लस आयोटा y माइनस 1, ये इसका स्क्वायर प्लस, उसके बाद यहाँ पर x प्लस आयोटा y प्लस 1, इसका मोड इक्वल टू कितना बेटा 4। हमने क्या किया, वैल्यू पुट कर दिया। अब क्या करेंगे, इसको सिंपली सॉल्व करेंगे, तो ये हो गया x माइनस 1, ये रियल पार्ट हो गया, ये हो गया आयोटा y, ये इस तरह से इसका मोड हो गया, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस 1, ये रियल हो गया, ये हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट, इस तरह से। अच्छा, हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि भाई जब भी हम मोड निकालेंगे, मोड निकालने के लिए हमने क्या बताया, हमने बताया ना कि अगर मोड निकालना है तो सबसे पहले बात रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों बिल्कुल अलग अलग साफ साफ दिखना चाहिए, है ना, तो इसीलिए क्या किया, रियल पार्ट को एक साथ कर दिया, इमेजिनरी पार्ट को एक साथ कर दिया। अब इसका मॉडल्स निकालना आसान है। अब इसका मॉडल्स कैसे निकालेंगे, देखो बेटा, तो इसका मॉडल्स कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो रियल पार्ट, ये पूरा रियल पार्ट है, उसका स्क्वायर करेंगे
तो x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस जो इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट डाल दिया। अच्छा, ये जो स्क्वायर अपने जगह पर है ही, ठीक है। ये मोड का मतलब क्या हुआ, देखो ये हमने बोला मोड, दोनों तरफ मोड डाल दो, x प्लस आयोटा y, दोनों तरफ मोड डाल दो। तो मोड का मतलब क्या हुआ बेटा, x का स्क्वायर, रियल का स्क्वायर और ये इमेजिनरी का स्क्वायर अंडर रूट, इसका मतलब ये होता है, मोड का मतलब ये हुआ। तो वही चीज हमने किया ना, ये मोड है, मोड का मतलब क्या करना आपको, मोड निकालना है। तो मोड कैसे निकालेंगे, ये सिंबल है, मैथ्स का सिंबल है, तो x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, तो ये क्या हुआ, मोड निकल गया, ये ब्रैकेट और ये स्क्वायर अपने जगह पर है। उसी तरह से यहां भी करेंगे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर अंडर रूट। अच्छा, ये स्क्वायर अपने जगह पर है, इक्वल टू 4। अब क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसी को हम लोग सॉल्व कर, देखो स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। समझ में आ रहा है कैसे कर रहा हूं मैं, है ना। तो इस तरह से हम लोग करेंगे। अच्छा, अब इसके बाद देखो यहाँ पे देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो गया y स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पर y स्क्वायर इक्वल टू 4। अच्छा, अब इसके बाद क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया बेटा, 2x स्क्वायर हो गया। अच्छा, ये माइनस 2x प्लस 2x कैंसिल, y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 2y स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा बेटा, ये 2 हो जाएगा, ये माइनस 4 इधर ले आएंगे 0। अच्छा, अब इसके बाद कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2y स्क्वायर, यह हो जाएगा माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसके बाद कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो जब 2 से डिवाइड करेंगे बेटा, तो यहाँ पर x स्क्वायर 2 से डिवाइड किया तो 2 हट जाएगा, फिर यहाँ 2 से डिवाइड किया तो ये 2 हट जाएगा, y स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर माइनस 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1। यही क्या हुआ बेटा, इसका लोकस कहलाएगा। तो लोकस, अच्छा अब ये तुम पूछोगे कि लोकस क्या होता है, तो बेटा ये अभी तो समय नहीं है कि मैं आपको लोकस के बारे में समझाऊं, लेकिन फिर भी समझ लो लोकस क्या होता है। मान लिया ये देखो, ये पॉइंट को बोलेगा मूव करो, तो ये पॉइंट अगर मूव करेगा तो कैसे मूव करेगा, ये तो कंफ्यूज हो जाएगा, इसको समझ ही में नहीं आएगा कि हम मूव कैसे करें, लेफ्ट करें, राइट करें, अपवार्ड करें, डाउनवार्ड करें, ये तो कंफ्यूज हो जाएगा बहुत, है ना, कि भाई मूव करो, क्योंकि उसको क्लियर रूल मालूम नहीं है, उसको क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया है कि आपको मूव करना है तो कैसे मूव करना है। अगर इसी को हम बोलेंगे कि आप ऐसा मूव करो कि इससे आप हमेशा इक्वल डिस्टेंस पर बने रहो, इससे आप इक्वल डिस्टेंस पर बने रहो, तो कैसे मूव करेगा, ये देखो ये डिस्टेंस, फिर ये ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, क्यों, अब यहां से देखो ये यहाँ से इक्वल डिस्टेंस, ये डिस्टेंस दोनों सेम होगा, फिर देखो ये डिस्टेंस सेम होगा, यहाँ पर देखो जितने पॉइंट्स हैं सब पर डिस्टेंस क्या होगा बेटा, बराबर होगा, है ना। तो इस तरह से मूव करेगा। तो जो मूव करने के बाद जो पाथ बनाता है, मूव करने के बाद जो पाथ बनाता है बेटा, उसी को क्या बोलते हैं, लोकस बोलते हैं। ये क्या हुआ, लोकस हुआ। जो मूव करेगा तो कुछ रास्ता तो बनाएगा ना, जो रास्ता जो होगा उसी को बोलते हैं हम लोग लोकस बोलते हैं, ये लोकस। तो बेटा ये देखो, ये तुम पढ़ोगे ज्योमेट्री, आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सर्कल का इक्वेशन होता है बेटा ये। तो देखो बेटा एक चैप्टर जो होता है ना, एक चैप्टर के अंदर बहुत सारे चैप्टर रहते हैं, है ना। अब देखो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर बता रहे हैं ये अलजेब्रा है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज़ हो रहा है, इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी यूज़ हो रहा है, समझ रहे हो। अब इसमें अभी कैलकुलस का यूज़ नहीं हुआ, लेकिन देखो दो चैप्टर का यूज़ इसमें हो रहा है। अब कैसे भाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये क्या कर्व है, तो कर्व कौन सा कर्व है इसकी पहचान होना चाहिए। जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ोगे तभी जाके समझ में आएगा कि ये क्या किसका कर्व है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगी, मैं आपको बता देता हूँ। तो क्या बताता हूँ, देखो यहाँ पर x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये क्या होता है, सर्कल का इक्वेशन होता है बेटा, जिसका सेंटर कितना होता है, x1 y1 इसका सेंटर होता है और रेडियस कितना होता है, r होता है। तो वही चीज़ है,
लेकिन अब यहाँ पर देखो x1 नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर 0 है ना, तो इसका मतलब 0, इसका मतलब क्या हो जाएगा, x माइनस 0 का मतलब क्या हुआ, x स्क्वायर, ये हो गया y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। अब ये 0 0 क्या हुआ, सेंटर क्या होगा बेटा, 0 0 होगा। सेंटर 0 0 मतलब इसका जो सेंटर होगा कहाँ पर होगा, ओरिजिन पर होगा, ओरिजिन पर होगा, इसीलिए इसका सेंटर 0 0 है। तो ये देखो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इसका देखो सेंटर नहीं दिया है, मतलब इसका सेंटर क्या है, ओरिजिन है। और रेडियस कितना बेटा, 1 है, तो 1 है, तो इसका सर्कल कैसे बनेगा, ऐसा ऐसा, ये सेंटर हो गया बेटा 0, ये ओरिजिन हो गया, यहाँ से डिस्टेंस कितना है, 1 है, ये 1 ये 1 ये 1 ऐसे करके, है ना। तो ये जो यहाँ पर जो ये जो इसका लोकस फाइंड करना है, तो जेड की जगह पर हमने वैल्यू पुट किया, तो क्या बनाया, इस तरह से बनाया, ये देखो ये यही लोकस है, जो पाथ जो बनाया, जो पॉइंट जो जेड जो मूव कर रहा है वो क्या बना रहा है, सर्कल बना रहा है। समझ में आया बेटा, इसका मतलब क्या होता है लोकस का मतलब, तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज मैंने क्या किया बेटा, लोकस के बारे में समझाया, और तो कम्प्लेक्स को हम लोग डिफरेंट फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला फॉर्म हमने बताया, पहला फॉर्म हमने क्या बताया, कार्टेशियन और ज्योमेट्रिकल फॉर्म, ज्योमेट्रिकल फॉर्म मतलब ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। तो देखो ये है ना, उसी से रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन हमने बताया, लोकस के बारे में बताया, है ना। तो लोकस के बारे में, लोकस क्या होता है ये भी मैंने बता दिया, ये सर्कल का इक्वेशन है कैसे है ये भी मैंने बता दिया, है ना। और अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम रही होगी तो जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ोगे, जब मैं बताऊंगा तो उसमें और अच्छे से समझ में आएगा, पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा ये कैसा क्यों होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये हमारा इक्वेशन है, उसमें जेड का वैल्यू हमने पुट किया, है ना। तो जेड जो मूव करेगा, है ना, तो क्या बनाएगा, वो सर्कल बनाएगा, सर्कल में मूव करेगा बेटा, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये आज का पूरा लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा। तो आज का क्लास इतना ही, ओके, बाय टू ऑल ऑफ यू बेटा।